हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से एक सेल से दो सेल बनते हैं। जैसे हमने सेल पढ़ा, ठीक है, उसमें देखा कि जो नए सेल हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि कैसा मैकेनिज्म है, कैसे एक सेल से नया सेल बन रहा है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सेल साइकिल देखेंगे, किस तरीके से सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, कैसे उसमें सेल डिवीजन होता है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आर यू अवेयर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल? क्या आप इस बात से अवेयर हैं, जागरूक हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो, किससे बना है? एक सिंगल सेल से बना है। ये सिंगल सेल जाइगोट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सेल का मतलब ये है कि जब मेल गैमेट, ठीक है, इधर से आए और फीमेल गैमेट आए और एक क्या बन गया, यहाँ पे एक सिंगल सेल बन गया या टू, यानी इसको बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जाइगोट। ठीक है, इसी सिंगल सेल में ढेर सारे माइटोसिस हुए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगा। ठीक है, लेकिन जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, ढेर सारे सेल बनेंगे इसमें और साथ में डिफ्रेंशिएशन भी होगा, मैच्योर होगा और एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई इनकी लाइफ, एक सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। ठीक है, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म अ सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप ये जान के हैरान होंगे कि किस तरीके से एक सिंगल सेल मतलब कि जाइगोट से कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं सेल डिवाइड हुआ होगा, ढेर सारे सेल बने होंगे, तब जाके एक एडल्ट या फिर बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म बना होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडीड ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सेल के हैं। तभी जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए, मतलब जाइगोट से बने हुए हैं। अब इसी जाइगोट में ढेर सारे सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर सेल में डिवाइड हुआ, सेल रिप्रोड्यूस किया, मतलब सेल डिवाइड किया, तब जाके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर अपने आप को डिवाइड करेगा। All the cell reproduce by dividing into two with each parental cell give rising to the two daughter cell each time they divide। ठीक है, जितने भी सेल हैं बॉडी में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करेंगे, पहले ग्रो करेंगे, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन में कैसे करेंगे कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, पहले ग्रोथ किया, ग्रो कर लिया, फिर यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, दो सेल में बन जाएगा। ठीक है, तो पहले सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में या फिर दो डॉटर सेल डायरेक्टली बना लेगा। ठीक है, सेल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस बनेगा फिर जाके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। ठीक है, पूरे कैसे हो रहे हैं, पूरे कहाँ से बन रहे हैं, ये बोल सकते हैं जो पेरेंट सेल था वही आगे चल के ग्रो कर रहा है और वही क्या कर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दो डॉटर सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि ईच पेरेंटल सेल, हर पेरेंटल सेल जो बोल सकते हैं जो पुराना सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आगे चल के दो डॉटर सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हर बार। ठीक है, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, give rising to a new cell population that is formed by the growth and division of the single parental cell and its progeny। ठीक है, जो ये डॉटर सेल हैं ये भी आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने के बाद जब ये भी बोल सकते हैं पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे, साथ में रिप्रोडक्शन कर देंगे, मतलब कि डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इनके जो पेरेंट वाले सेल थे पहले वो छोटे रहे होंगे, बाद में जब उनको सेल डिवीजन करने की टाइम आई तो क्या किया, पहले उन्होंने सेल को अपने ग्रो किया, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, एक से दो सेल बन गए। ठीक है, यही जो पेरेंटल वाले सेल थे ये किस में बदल गए, डॉटर सेल में। जब यही डॉटर सेल आगे चल के क्या करेगा, खुद ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा और ढेर सारी इसी तरीके से सेल डिवीजन होता रहेगा और हम बोल सकते हैं कि एक सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी बॉडी में। मतलब कि एक सिंगल सेल जो जाइगोट था उसने क्या किया होगा, पहले वो सिंगल सेल रहा होगा, आगे चल के उसने ग्रो किया फिर डिवाइड किया, फिर जो डॉटर सेल बने वो भी आगे ग्रो किए, डिवाइड किए, ऐसे होते होते एक इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, in the other words, such cycle of the growth and division allow a single cell to form a structure consist of the million of the cell। ठीक है, हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो सेल साइकिल है इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, फिर आगे सेल क्या करता है, डिवाइड करता है या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एक सिंगल सेल को बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। अब इसी जाइगोट में क्या हुआ, उसने पहले अपने आप को ग्रो किया, फिर वहीं पे क्या किया, डिवीजन किया। मीन्स यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे सेल साइकिल चली, सेल डिवीजन हुआ और ढेर सारे सेल बन गए, जिससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल बना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेल साइकिल है या सेल में क्या होगा, सेल में ग्रोथ होगा,
फिर आगे चल के सेल डिवाइड होगा और ये सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ द सेल बन गए एक इंडिविजुअल की बॉडी में। ठीक है, आगे देखते हैं सेल साइकिल, सेल की कैसे साइकिल चलती है। ठीक है, द सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होता है उससे पहले क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट करते हैं, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे और सेल ग्रोथ करता रहेगा, हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है, all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of the progeny cell containing intact genome। ठीक है, कि जितनी जो प्रोसेसेस हैं यहाँ से स्टार्ट होगा। सेल ग्रोथ पहले करेगा, यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, पहले सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, सेल ग्रो करता रहेगा, उसमें ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दो डीएनए बनेंगे। फिर एट द एंड सारी चीज़ें जब बन जाएंगी, ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ जब बन जाएगा, तब आगे चल के क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, अभी तो तीन ही चीज़ लिखा है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे पे क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक होगी, मीन्स कोऑर्डिनेटेड वे में होगी। ठीक है, और यही सही बोल सकते हैं, यही करेक्ट क्या है, सेल डिवीजन है, जिसकी वजह से जो भी बोल सकते हैं जो पेरेंटल सेल है, आगे चल के जो भी डॉटर सेल बना रहे हैं, ये सही तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, the sequence of the event by which the cell duplicates its genome, synthesis of the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as the cell cycle। ठीक है, जो ये सीक्वेंस है, पहले सेल में ग्रोथ होगी, जो भी डीएनए वगैरह रेप्लिकेट करेगा, ऑर्गेनल्स वगैरह सब बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एट द एंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, मीन सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहे हैं कि जो पेरेंट सेल है उसमें सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डबल होती जा रही है, सारी चीज़ें दो बन जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो पेरेंट सेल है यही आगे चल के क्या करने वाला है, सेल डिवीजन करने वाला है, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करने वाला है, जिसकी वजह से एक सेल से क्या होने वाले हैं, दो सेल होने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सेल साइकिल। ठीक है, जब पेरेंटल सेल आगे चल के ग्रो करता है, डिवाइड करता है, किस में करता है, टू डॉटर सेल में करता है, एक सेल दो में ही डिवाइड करते हैं। हम उसको बाद में देखेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, किसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं या किसके बराबर होते हैं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। ठीक है, एक सेल क्या करेगा, दो ही सेल में डिवाइड होगा, बट एट द एंड देखेंगे कि एक सेल से दो बन रहे कि एक सेल से चार बन रहे, वो एंड में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल्दो द सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली द ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज इन दी सेल साइकिल। ठीक है, जो सेल की ग्रोथ है, या सेल की ग्रोथ का मतलब जो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ है, बार बार जो सेल की ग्रोथ की बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा होगा चाहे जो भी फेज आ जाए। ठीक है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस होगी एक स्पेसिफिक फेज में होगी, जिसे हम बोलेंगे यस फेज बोलेंगे, जो इंटरफेज का है फेज, यस फेज, या बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक है, एक ही फेज में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। इसके अलावा चाहे जितने भी फेजेस आ जाएं, सब में क्या होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स सेल की ग्रोथ होती रहेगी। The replicated chromosome DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during the cell division। ठीक है, जो replicated chromosome है या DNA है, बाद में क्या होंगे, ये बोल सकते अलग हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे एक डीएनए बना, दूसरा डीएनए बन गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, किसी एक स्टेज में होगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस में होगा। फिर जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इनमें जो होगा डीएनए का जो रेप्लिकेटेड डीएनए हो क्या हो जाएंगे, दोनों ही जो डॉटर न्यूक्लियाई है, क्योंकि रेप्लिकेशन कहाँ होगा, डीएनए जो रेप्लिकेट करे कहाँ हो करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर करेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जो रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड डीएनए है ये कहाँ पे डिवाइड होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई में होंगे। डॉटर सेल नहीं बोला, डॉटर न्यूक्लियाई बोला। ठीक है, आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दिस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये भी इवेंट जो होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये क्या होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अगर कोई सेल एक से दो में डिवाइड हो रही है तो ठीक है, मतलब एक नॉर्मली सही है, लेकिन बार बार वो डिवाइड कर देती जा रही है कंटिन्यूसली, तो क्या है, उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी सेल होगा, अगर ह्यूमन की बात करें 24 आवर्स में एक सेल दो सेल में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक सेल क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा या अपने आप को डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन में, अगर किसी को ट्यूमर हो गया, उस केस में क्या होगा कि जो सेल डिवीजन होगा ना, कंटिन्यूसली होता जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, आगे देखते हैं
फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलिट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन द कल्चर। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल लिया गया है, ठीक है, किसका लिया गया, ह्यूमन का कल्चर किया गया है। लैब में ये सब चीज़ें देखी गई हैं कि किस तरीके से एक सेल दो में बन रहा है, मतलब एक सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है फिर डिवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ऑब्जर्व की गई हैं, लैब में की गई हैं। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो लगभग 24 घंटे के अंदर में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। However, this duration of the cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का, अगर ह्यूमन की बात करें 24 आवर्स में एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ड्यूरेशन वेरी करता है सेल टाइप से सेल टाइप। मीन्स यूनिसेलुलर में देखते हैं कैसा हो रहा है, मल्टी सेलुलर में कितना टाइम में हो रहा है, ठीक है। और बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। ह्यूमन में मान लीजिए 24 आवर्स में हो रहे हैं तो कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म में और कम में हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो ईस्ट भी यूकैरियोट्स है क्योंकि ये फंजाई का मेंबर है। अगर वैसे भी विटेकर इसको फंजाई में ना रख के अगर प्रोटिस्टा में भी रखते हैं तब भी क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल हो या फिर बोल सकते हैं ईस्ट हो, ठीक है, इनमें क्या है, सेल भी अलग है और साथ में इनका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो भी अलग है। ईस्ट क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है, जो भी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है पूरा ये 90 मिनट का है। लेकिन अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो पूरा सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो भी ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स है, ठीक है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल है इसके दो बेसिक फेजेस हैं, जैसे कि पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। जो इंटरफेज है ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे सेल क्या कर रही, आराम कर रही है, ठीक है। एक्चुअली जो सेल डिवीजन होगा या फिर बोल सकते हैं सेल डिवीजन से पहले क्या होगा, काइरोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियाई डिवीजन करेंगे अपने आप को, इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर आखिरी में सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो कहाँ होगा, यम फेज में होगा या फिर बोल सकते हैं माइटोसिस फेज में होगा। आगे देखते हैं, यम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज। बोला गया है कि जो यम फेज है ये रिप्रेजेंट करी एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। इसके अलावा हम इसको माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। और जो यम फेज है ये किसके बीच में होता है, जो इंटरफेज है ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे एम फेज है, फिर कौन है इंटरफेज, फिर कौन है यम फेज, ठीक है। पहले माइटोसिस फिर इंटरफेज फिर आएगा एम फेज। तो जो इंटरफेज है वो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द इन द 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल द सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर्स, ठीक है। एक बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं कि जो भी ड्यूरेशन है सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स है, लेकिन जो एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है वो 1 घंटे के अंदर में ही हो जाता है। 1 घंटा ही चाहिए, यूँ चुटकी में सेल एक सेल से दो हो गए। तो बाकी के 23 आवर्स में क्या हो रहा है, 23 आवर्स में क्या हो रहा, अब वो सोचिए। अब आगे देखते हैं, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। जो 23 आवर्स हैं अप्रॉक्स या फिर बोल सकते हैं 95% जो भी है इंटरफेस में क्या हो रहा है, अपना जो सेल है वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि 24 आवर्स का होता है यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अगर ह्यूमन के सेल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 24 आवर्स में क्या होगा, सेल साइकिल का टाइम है, ठीक है। जिसमें से 23 आवर्स जो हमारा सेल है वो कहाँ पे, रेस्टिंग फेज में है या फिर इंटरफेज में है। मोर देन 95% उसका जो टाइम है किसका, सेल साइकिल का, कहाँ पे बिता रहा है, इंटरफेज में आराम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो सेल डिवीजन हो रहा है सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स में हो रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं लेस देन 5% जो टाइम है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का वो कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ सेल डिवीजन करने के लिए, ठीक है। बोल सकते हैं माइटोसिस करने के लिए। आगे देखते हैं, द यम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम काइरोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो एम फेज है ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, एक न्यूक्लियस का, मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना तो यहाँ पे फिर दो बनेंगे, फिर इनका डिवीजन होगा, ठीक है, अलग हो जाएंगे। मान लीजिए अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से दूसरा न्यूक्लियस हो गया। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। इसे बोलेंगे काइरोकाइनेसिस। पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ठीक है, सेल के अंदर, तो फिर एक सेल में दो न्यूक्लियस होना भी पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। फिर जाके क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और सबके पास क्या है, अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो यम फेज है या माइटोसिस फेज है, पहले क्या होगा, काइरोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस में सेल्स का डिवीजन होगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both the cell growth and DNA replication in an orderly manner. ठीक है, बोला गया जो इंटरफेस है इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। मोर देन 95% जो भी सेल साइकिल का जो भी टाइम है वो कहाँ पे सेल बिता रहा है, इंटरफेज में बिता रहा है। इंटरफेज में होता क्या है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, सेल अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है। साथ में यही इंटरफेज में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट एक स्पेसिफिक जगह होता है। ठीक है, एक सही बोल सकते हैं सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में होता है। तो हम बोल सकते हैं जो इंटरफेस है यहाँ पे सेल अपने आप को क्या करेगा, आराम करेगा। आराम तो कर नहीं रहा बट काम कर रहा, वैसे रेस्टिंग फेज ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल कंटिन्यूअसली उसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा। एक स्पेसिफिक फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज में। आगे देखते हैं, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। ठीक है, जो इंटरफेज है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है G1 फेज जिसे गैप 1 कहते हैं, यस फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज गैप 2 फेज। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन है, एम माइटोसिस, या फिर बोल सकते हैं एम फेज, फिर कौन था यहाँ पे, इंटरफेज था, फिर एम फेज था। अब हम आई फेज या इंटरफेज को बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, G1 है, इसके बाद एस आएगा, फिर कौन आएगा, G2 फेज। मतलब यही सीक्वेंस है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा वो फेज आता है, पहले आता है इंटरफेज आता है। ठीक है, मोर देन 95% जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, सेल कहाँ बिता रहा है, सेल साइकिल का इंटरफेज में। इसके भी 3 पार्ट है, G1, ठीक है, G1 फेज हो गया, यस फेज हो गया, G2 फेज हो गया। ये सीक्वेंस याद होना जरूरी है। इसके अलावा फिर जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जाएगा कहाँ पे, यम फेज में, जहाँ पे एक्चुअली जो सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर में ही अगर ह्यूमन का सेल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कहाँ स्पेंड होगा, सेल का एम फेज में होगा, जहाँ पे उसका डिवीजन होगा एक्चुअली में। आगे देखते हैं, G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। जो G1 फेज है ये कहाँ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये कौन था, एम फेज था, इंटरफेज था, यहाँ पे एम फेज हो गया। अब हम आई की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन होगा, G1 होगा, यस होगा, G2 होगा। तो G1 के लिए क्या डिफाइन किया गया है कि G1 ऐसा इंटरवल है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो G1 फेज है ये किनके बीच में प्रेजेंट है, माइटोसिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। ठीक, इसके अलावा इनिशिएशन ऑफ द यस फेज, या फिर बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। ठीक है, तो G1 फेज जो होता है ये ऐसा इंटरवल है, ये कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है, माइटोसिस के बीच में प्रेजेंट है, और इनिशिएशन ऑफ द बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हैं सीधे सीधे एस फेज में। ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड द कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि G1 फेज है, यहाँ पे सेल अपने आप को क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। मीन साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा G1 फेज में। यहाँ पे सीधे एनसीईआरटी कहती है कि G1 फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं। यहाँ पे सेल भी क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, साथ में ही वहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है। ठीक है, यस और सिंथेटिक फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। जो यस फेज है या फिर बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज है, ये ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी वगैरह बनते हैं। ठीक है, यस फेज में ही। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। ठीक है, इस टाइम क्या होता है, जो अमाउंट होगा डीएनए का, मान लीजिए यहाँ पे सेल है तो अमाउंट जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। एक सेल से बोल सकते हैं एक सेल के अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल डीएनए होता है, उसका एक एक जो स्ट्रैंड होंगे वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये क्या करेंगे, दूसरा वाला सिंथेसिस कर देंगे, जो डॉटर स्ट्रैंड होंगे उनको। मतलब कि क्या करते हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन कर लेंगे, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, सेल में एस फेज में डबल हो जाएगा। अमाउंट की बात की गई है। ठीक है, इफ द इनिशिएशन अमाउंट ऑफ
द डीएनए इज डिनोटेड एज 2s देन द इंक्रीज टू द 4s। अगर स्टार्टिंग में जीवन फेज में हमने जब देखा तो 2c था, ठीक है, जो अमाउंट था 2c था, लेकिन हम एस फेज में देखेंगे तो जो अमाउंट हो जाएगा डीएनए का वो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। ये अमाउंट की बात की गई है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैज डिप्लॉयड और 2n ऑफ द क्रोमोसोम एट G1 even after the S phase the number of chromosome remain the same, that is 2n। ठीक है, अगर जो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड ले रहे हैं 2n ले रहे हैं G1 फेज में, ठीक है, इस वाले फेज में, तो S फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अमाउंट तो डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2n है। मतलब कि जो दो डीएनए बने हैं उनमें अभी भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n है, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स कहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, G1 में। लेकिन एस फेज की खास बात यह है कि यहाँ पे क्या होगा, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा या रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। जितना G1 में था उतना यस में होगा, उतना G2 में भी होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बट अमाउंट क्या होगा, एस फेज में डबल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द यस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। देखिए, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं यस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब कि जो यस फेज है उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, साथ में सेंट्रियोल का भी बोल सकते हैं डुप्लीकेशन होता है। मीन्स एक सेंट्रियोल से दो बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं, अगर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर कर रहा है एनिमल सेल में, लेकिन सेंट्रियोल तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं, अपने आप को बोल सकते हैं बढ़ा रहा है, कहाँ पे, वो साइटोप्लाज्म में बढ़ा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। During the G2 phase, the protein are synthesis in preparation for mitosis while the cell growth continues। ठीक है, कि बोल सकते हैं जो G2 फेज है यहाँ पे प्रोटीन क्या होती हैं, बनती हैं, जो माइटोसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सेल क्या है, कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रो कर रही है, चाहे एस फेज हो, ठीक है, G1 फेज हो, यस हो, चाहे G2 फेज हो, सारे ही फेजेस में, इंटरफेस के जितने भी फेजेस हैं सब में क्या हो रही है, सेल कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है। मीन्स कि साइटोप्लाज्म उनका बढ़ता जा रहा है। भाई जगह रहेगी तभी तो सब चीज़ें एडजस्ट होंगी। अगर सेल अपने आप को ग्रो ही ना करे तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डुप्लीकेट हुई, जितने भी ऑर्गेनल्स बने हैं, या बोल सकते हैं जो भी डीएनए का अमाउंट जो डबल हुआ है उनके लिए जगह कम पड़ जाएगा ना, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रो इसलिए कर रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़े और जितनी भी चीज़ें डबल हो रही हैं सब सही से हो जाए। और सेल डिवीजन इसलिए होगा कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर प्लाज्म का जो रेशियो है ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक सेल के अंदर अगर दो न्यूक्लियस हो गए, एक सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनल दो बार बन जाए तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो सेल डिवीजन कराना ज़रूरी है। ठीक है, जो सेल डिवीजन होगा आगे चल के यही रिस्टोर कर देगा जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ है ड्यूरिंग इंटरफेस, यही क्या होगा, सेल डिवीजन के बाद सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है, some cell in the adult animal do not appear to exhibit the cell division, example heart cell, and many other cell divide only occasionally as needed to the replace the cell that have been lost because of injury or the cell death। ठीक है, कुछ ऐसे सेल होते हैं एडल्ट एनिमल्स में, जैसे कि हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, ये ना हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं। इनको जब ज़रूरत होगा डिवाइड करने के लिए, मान लीजिए कि हार्ट में कहीं भी सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, नर्व सेल में भी कहीं इंजर्ड हो गया, कहीं डेथ हो गई, तब ये ओकेजनली क्या करते हैं, ये सेल आगे चल के सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है। नॉर्मली ऐसे सेल क्या करते हैं, शांति से कहीं शांति से बैठे रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है कि शांति रखना। बाकी सारे सेल तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड तो कर रहे हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन तो कर रहे हैं, बट इनकी जब जरूरत पड़ेगी, हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, तब ये जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इनके बोल सकते हैं इनके जो खुद के सेल्स में क्या हो गया, इंजर्ड हो गया या फिर डेथ हो गई सेल की, तो अब इनको तो वहाँ पे सेल क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके सेल तो ढेर सारे वहाँ पे क्या कराने पड़ेंगे, फिर से लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब ये सेल डिवाइड करेंगे। These cell do not divide further exist G1 phase to enter the inactive stage called the quiescent state G0 of the cell cycle। ठीक है, जो ये सेल हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही G1 फेज आता है इंटरफेस का, वहीं से क्या करते हैं, निकल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। एक ऐसा फेज है, जैसे एक ऐसा स्टेज है जिसको बोलते हैं G0, इसको बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज, जो कि सेल साइकिल में क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज
स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है ये, ठीक है। यहाँ पे सेल इनएक्टिव नहीं है, सेल तो अपने आप को हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना चाहेगा, क्योंकि कभी ना कभी इस सेल की तो ज़रूरत पड़ेगी। जब बोल सकते हैं जब सेल वहाँ की जगह जो हार्ट के सेल है वहाँ पे कुछ इंजर्ड हो गए, डेथ हो गई, तो ये सेल आगे चल के क्या करेंगे, वहीं पर डिवाइड करेंगे, उनके लिए ही डिवाइड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेल क्या करते हैं, जीवन फेज से निकल के एग्जिस्ट कर जाते हैं, सेल साइकिल को छोड़ के दूसरे स्टेज में चले जाते हैं जो इनएक्टिव है। इसको बोलते हैं जी नॉट फेज या फिर जी नॉट स्टेज बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेज इनएक्टिव है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सेल साइकिल नहीं चलेगी, ना सेल डिवीजन होगा, बट सेल जो स्टिल अभी भी एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to so depending on the requirement of the organism, ठीक है। ये जो क्वेसेंट स्टेज है जो कि इनएक्टिव स्टेज है सेल साइकिल का, इसमें अभी भी ये सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये क्या करेगा, फिर से इंटर करेगा जीवन फेज से, फिर से ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन तब तक के लिए ये शांति रखे, कहाँ जाए, जी नॉट स्टेज में जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एनिमल्स द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अगर एनिमल्स की बात करते हैं जो माइटोसिक कहाँ हो रहा है, या माइटोटिक या फिर बोल सकते हैं माइटोसिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइटोटिक या फिर माइटोसिस सेल कहाँ हो रहा है, सेल में कहाँ डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस कहाँ हो रहा है, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिससे गैमेट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। जर्मिनल सेल ऐसे सेल होते हैं जिससे क्या बनते हैं, सिर्फ गैमेट्स बनते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल के गैमेट्स, ठीक है। तो जितने भी गैमेट बनाने वाले सेल हैं उनको छोड़ के जितने भी बॉडी में सेल प्रेजेंट उसे क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। जैसे मेरे बालों का सेल, मेरे यहाँ फेस का सेल, मेरे हैंड का सेल, ये सब क्या है, सोमैटिक सेल हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर इनको बढ़ाना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो माइटोसिस करके अपने आप को बढ़ाएंगे, ठीक है। वो भी किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। However, there are few exception to this where the haploid cell divide by mitosis. For example, honey, male honey bee, ठीक है। कि कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं कि कुछ हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेल हनी। हम जानते हैं कि जो मेल हनी बी है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, माइटोसिस करके अपने गैमेट्स अगर बनाने हों, ठीक है, अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, इसको अपने गैमेट्स बनाने होंगे तो ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell, ठीक है। इसके अलावा भी जो प्लांट के सेल हैं ये भी माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं, मीन्स इनमें भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। कब, चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड हो, ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर हैप्लॉइड सेल होंगे उनको जब गैमेट्स बनाना होगा तब वो माइटोसिस शो करेंगे। अगर डिप्लॉइड है तो पहले तो गैमेट बनेगा मियोसिस से। मान लीजिए यहाँ पे हैप्लॉइड है, अब इसको गैमेट बनाना है तो गैमेट भी हैप्लॉइड ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा इस कंडीशन में, अगर हैप्लॉइड सेल बॉडी है, ठीक है। जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स होंगे, ये गैमेटोफिटिक इनकी प्लांट बॉडी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं टेडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। इनकी जो बॉडी होगी वो डिप्लॉइड वाली होगी, 2n होगी। तो मान लीजिए इनकी बॉडी है 2n, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, तब जाके हैप्लॉइड गैमेट बनाएगी। अब जब गैमेट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो अब यहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा। तब यहाँ पे माइटोसिस होगा, यहाँ पे सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फिर से एक बड़ी सी स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि हैप्लॉइड सेल हो या फिर डिप्लॉइड, वहाँ पे भी माइटोसिस होगा। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, अगर आपको याद हो तो आप जाइए प्लांट किंगडम में, वहाँ पे दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट, कैसे प्लांट अपने आप को क्या कर रहा है, स्पोरोफिटिक फेज कब आ रहा है, कब उसका गैमेटोफिटिक फेज कब आ रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, मियोसिस कर रहा है कि माइटोसिस कर रहा है, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड स्टेट एट विच द माइटोसिस सीन इन द हैप्लॉइड सेल, आप पता करिए कि जो प्लांट की स्पीसीज है कब उसमें माइटोसिस वाले फेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, तो इनकी प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है, मीन्स गैमेट्स बनाने वाली, हैप्लॉइड है। तो इनको जब गैमेट बनाना होगा तो माइटोसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं टेडोफाइट्स की, ठीक है, और बात करेंगे जिम्नोएंजियोस्पर्म की, मैं बात करूँ सिर्फ गैमेट्स की, इनमें जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे मियोसिस होगा, ठीक है। लेकिन आगे जब जाइगोट बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनने के लिए जाइगोट के बाद आगे जो स्टेजेस चलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, इनकी जो प्लांट बॉडी है कैसी है, 2n है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। जब गैमेट बनाएंगे तो हैप्लॉइड, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि मियोसिस करेंगे। जब मियोसिस हो गया, गैमेट बन गए, जाइगोट बन गए, तो यहाँ पे 2n बन गए, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो स्ट्रक्चर इसको देखते हैं, ये क्या हो गए, G1S G2, ये क्या हो गए, इंटरफेज हो गए। G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बनते हैं,
और तीनों में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता जाता है। यस फेज ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितने हैं 46 है, तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी क्या होंगे 46 होंगे। अगर अमाउंट की बात करें इसमें 2C है तो यहाँ पे 4C हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट डबल हो गया इस फेज में, यहाँ पे भी क्या होंगे 4C हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है इस फेज में, और जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन का हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। G2 फेज में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बनते हैं जो कि माइटोसिस के लिए अच्छे हों, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जैसे हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, इनको जब जरूरत पड़ती है, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी क्या करते हैं, सेल साइकिल या सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो सेल हैं इस शांति से कहाँ चले जाते हैं, G0 स्टेज में चले जाते हैं, या फिर बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज। ये जो स्टेज होता है इनएक्टिव स्टेज होता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन या सेल का कोई ग्रोथ कुछ नहीं होगा, बट स्टिल जो भी सेल यहाँ पे गए हैं, हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, ये क्या होते हैं, अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, मीन्स कि जब इनकी जरूरत पड़ेगी ये तुरंत यहीं से घुस जाएंगे कहाँ पे, सेल साइकिल वाले पार्ट में, फिर यहाँ से क्या करेंगे, वो सेल साइकिल में पूरा पार्टिसिपेट करके आगे चल के सेल डिवाइड कर लेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, अब बात करते हैं यम फेज में। यम फेज में देखिए 5 पार्ट होते हैं, जो देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब मोर देन, यहाँ पे मोर देन क्या बोल सकते हैं, 95% जो भी सेल साइकिल का टाइम है या सेल डिवीजन का जो भी टाइम है, कहाँ पे सेल बिता रहा है अपने आप को, रेस्टिंग फेज में, इंटर फेज में, लेकिन लेस देन 5% या बोल सकते हैं 1 आवर्स किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ये कहाँ पे होगा, यम फेज में होगा। इसके 5 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलो एंड साइटोकाइनेसिस। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू ग्रो इन दियर लाइफ। क्या सारे प्लांट एनिमल जीवन भर ग्रो करते रहते हैं, नहीं, प्लांट्स तो करते हैं बट एनिमल नहीं करते, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। डू ऑल सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, क्या सारे सेल जितने भी प्लांट में प्रेजेंट सब डिवाइड करते हैं, रॉन्ग। ठीक है, सारे नहीं करते, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल करते हैं। डू यू थिंक ऑल दिस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या सारे सेल, प्लांट चाहे एनिमल, सारे सेल डिवाइड करते हैं, रॉन्ग, ये भी नहीं होगा, नो। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू दैट हैविंग सेल दैट डिवाइडेड इन दियर लाइफ इन हायर प्लांट, क्या आप उस सेल का नाम बता सकते हैं या उनका लोकेशन बता सकते हैं जो प्लांट्स में जीवन भर क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ऑफकोर्स मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एपिकल मीन्स बोल सकते हैं शूट वाले पार्ट पे प्रेजेंट है ऊपर, और नीचे यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा ये तो डिवाइड करते हैं पूरे लाइफ टाइम। इसके अलावा जैसे कि जब ये तो प्राइमरी ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो लैटरल कैम्बियम है, ठीक है, ये क्या करता है जब सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत होती है प्लांट में, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता सेकेंडरी ग्रोथ, बट एंजियोस्पर्म में होता है। तब यहाँ पे जो लैटरल कैम्बियम है ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या एनिमल के पास कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, अगर पाए जाते तो आज हम लोग इतने छोटे नहीं होते, हम लोग भी प्लांट की जितने हाइट में होते, नो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यू हैव स्टडी माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल, आपने देखा, स्टडी किया कि माइटोसिस हो रहा कहाँ पे, जो ओनियन के रूट टिप है वहाँ पे, मान लीजिए ओनियन का प्लांट है, उसके रूट में यहाँ पे उसके टिप पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, उसके हर एक सेल में क्या है, 16 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी द सेल इन हैव जीवन फेज आफ्टर यस फेज एंड एम फेज। ठीक है, कि जीवन फेज में, यस फेज में, या फिर बोल सकते हैं कि G2 फेज में, या फिर M फेज के बाद जितने भी फेज आ रहे हैं मीन्स इंटर फेज में, सब में कितने होंगे क्रोमोसोम का नंबर, ऑफकोर्स 16 होगा। क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होते, बट अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यस फेज से। ठीक है, G1 फेज से नहीं, यस फेज से, तो G2 फेज में भी क्या होगा, अमाउंट डबल होगा। आगे देखते हैं, ऑल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 एंड आफ्टर S एंड G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। ठीक है, हम जानते हैं यम हो गया, फिर इंटरफेस, फिर यम हो गया, यहाँ पे क्या है, अमाउंट 2C है। ठीक है, जब इंटरफेस में इंटर किया तो पहले G1 होगा, फिर यस, फिर G2, यहाँ पे भी अमाउंट क्या हो जाएगा, 2C होगा। किसका, जो भी यहाँ पे इनका मटेरियल है, किसका, जो क्रोमोसोम है, वो तो कांस्टेंट होंगे, बट जो अमाउंट है वो क्या है, 2C है। ठीक है, लेकिन हम एस फेज में जानते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है, अमाउंट क्या हो जाता है, डीएनए का डबल हो जाता है, तो जो भी अमाउंट होंगे कितने हो जाएंगे, 4C हो जाएंगे। फिर G2 फेज में भी क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। आगे जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो 2C मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है किसका, बोल सकते हैं डीएनए का जो अमाउंट है सेल के अंदर, सेल डिवीजन के बाद क्या हो जाएंगे, जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें आधा आधा हो जाएंगे, फिर से 2C हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
यम फेज के बारे में देखते हैं। यम फेज क्या है इसके बारे में देखते हैं। द यम फेज, ठीक है, एम फेज क्या है? दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल। जो सबसे ड्रामा या सबसे बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नखरे दिखाने वाली कौन सा फेज है? एम फेज है, ठीक है। यहाँ पे ही एक्चुअल क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये क्या होते हैं? पूरा यहाँ पे रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या? जितने भी ऑर्गेनल्स थे, ठीक है, जो भी अमाउंट बना है डीएनए का, कहाँ? एस फेज में बना है। जितना सारी चीज़ें जो प्रोटीन वगैरह सब कुछ बनी, अब एक्चुअली कहाँ पे उनका काम है? एम फेज में काम है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर क्या है पेरेंट्स में, ठीक है, ये पेरेंट्स है, और इनके जो भी डॉटर सेल बने हैं यहाँ पे मान लीजिए 2C है अमाउंट, ठीक है, तो ये भी 2C हो गए। सेल डिवीजन की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब कि जो पेरेंट सेल हैं जब उनके प्रोजेनी सेल बन गए या फिर डॉटर सेल बन गए, उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो अमाउंट है, अगर बराबर है, किससे बराबर है? पेरेंट सेल से, जिनसे बने हुए हैं, तो क्या हो गए? इक्वेशनल डिवीजन हो गए, बराबर बराबर में बटे हुए हैं। किसके भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि पेरेंट्स से क्रोमोसोम के नंबर क्या है? सेम है। क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट्स में कितना है? 46 अगर है, ठीक है। अमाउंट क्या है? 2C है। तो डिवीजन होने के बाद मैंने बोला है जो भी प्रोजेनी सेल बने हैं, डॉटर सेल बने हैं, इनका भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, अमाउंट भी क्या होंगे? 2C सेम होंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। Though for the convinced mitosis has been divided into 4 stages of the nuclear division karyokinasis, it is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages, ठीक है। ये जब हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर डिवीज़न कितने पार्ट में होते हैं? 4 फेजेस में होते हैं। 4 फेजेस में क्या होंगे? एम फेज में न्यूक्लियस का पहले डिवीज़न होगा, फिर एक आखिरी फेज होगा जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो जो 4 फेज है न्यूक्लियर डिवीज़न के कौन होंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज होंगे। इसके अलावा जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो हमें पूरा क्लियर कट नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हम उसमें पूरा क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो रहा है सही से, तो इनमें हम बोल सकते हैं कि पूरी विजुअलिटी नहीं रहती है, ठीक है। कायरोकाइनेसिस इन्वॉल्व द 4 स्टेजेस। जो कायरोकाइनेसिस है या न्यूक्लियर डिवीजन है, इनके लिए 4 स्टेज होते हैं। प्रोफेज लॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं लंबा या सबसे बड़ा जो एम फेज में कौन होता है? प्रोफेज होता है कायरोकाइनेसिस वाले टाइम में। फिर मेटाफेज, एनाफेज क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा। फिर होगा लास्ट टेलोफेज होगा। किसका पार्ट है ये? कायरोकाइनेसिस का, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। प्रोफेज के बारे में देखते हैं। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कायरोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, ठीक है। जो प्रोफेज होंगे ये क्या है? फर्स्ट फेज है किसके? कायरोकाइनेसिस के, न्यूक्लियस के डिवीजन का, ठीक है। ये किसके बीच में आ रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे G1 है, S है, G2 है, ठीक है। अब कहीं पे यम फेज आएगा, इंटरफेज है तो एम फेज होगा, फिर कहीं इंटरफेज होगा, तो बोल सकते हैं कि जो कायरोकाइनेसिस का प्रोफेज है ये किसके बीच में आ रहा है? यस फेज के बाद, G2 फेज के बाद, इनके बाद कौन आ रहा है? अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे तो प्रोफेज आ रहा है, ठीक है। इन S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। जो S और G2 फेज में, S फेज में क्या हुआ? डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, जो बना है डीएनए, ठीक है, उसका अमाउंट जो डबल हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। ये अलग नहीं हुए हैं, क्या है? इंटरवाइंड है, एक दूसरे से क्या हुए हैं? गुथे हुए हैं। प्रोफेज इज द मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज का जो शुरुआती, अगर हम देख सकते हैं, अगर प्रोफेज चल रहा है, ये फेज आ गया, इसका मतलब कि कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंस्ड हो रहा है क्या? क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैकल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम मटेरियल है क्या होंगे? अनटैकल्ड होंगे, मीन्स कि उनको खोले जाएंगे कब? जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगा, ठीक है। क्रोमैटिन को कंडेंसेशन करने के लिए पहले क्या किए जाएंगे? क्रोमोसोम को, या फिर बोल सकते हैं जो भी मटेरियल्स हैं उनको खोले जाएंगे। The centrosome which had undergone duplication during S phase of the interphase now began to move toward the opposite pole of the cell। जो सेंट्रोसोम थे कहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे थे? यस फेज में कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? साइटोप्लाज्म में कर रहे थे। लेकिन यही डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। तो जो सेंट्रोसोम है या बोल सकते हैं सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या? ऑर्गेनल है, और जो सेंट्रियोल होते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर आ गए तो सब क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम है ये क्या कर रहे हैं? डुप्लीकेट किए कब? एस फेज में किए, इंटरफेज के। अब ये क्या कर रहे हैं? ये जो सेल है उसके अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही। द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोफेज कैन थस बी
मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है प्रोफेज, तो अब कौन कौन सी इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रोफेज इज ओवर, अब आगे आएगा मेटाफेज, कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के मटेरियल थे वो पूरी तरीके से एकदम पैक्ड है, एकदम कंडेंस्ड हो गए हैं, और क्या बना रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, माइटोसिस होने जा रहा है। हम जानते हैं कि माइटोसिस कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है, जो भी क्रोमोसोम का नंबर होगा पेरेंट सेल से वो सेम होंगे डॉटर सेल्स में। ओके, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिन अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। जैसा कि हमने जानते हैं क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एक क्रोमैटिड ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब ये कहीं तो जुड़ी होंगी, हाँ, यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की हेल्प से ही क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड है ये जुड़े होते हैं, ठीक है। Centrosome which had undergone duplication during interphase began to move towards the opposite pole of the cell। जो भी सेंट्रोसोम बने हैं, कहाँ पे बने हैं, एस फेज में बने हैं, कहाँ बने हैं, साइटोप्लाज्म में बने हैं। जो भी सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए हैं कहाँ पे, इंटरफेस के यस फेज में, साइटोप्लाज्म में, अब वो कहाँ मूव करके जा रहे हैं, वो अपोजिट पोल पे मूव करके जा रहे हैं सेल के, ठीक है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएटेड आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। इसका मतलब कि जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे जो क्रोमैटिड इस तरीके से जुड़ी हुई है क्रोमोसोम में, यहाँ से कुछ एस्टर जैसे स्ट्रक्चर निकल रहा है कुछ इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है। द 2 एस्टर टुगेदर विद द स्पेंडल फाइबर फॉर्म अ माइटोटिक एपरेटस। हो सकते हैं ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये जुड़ा है किससे, सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ है किस पे, क्रोमोसोम में, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रोमैटिन है ये, ठीक है। अब इनमें से कुछ एस्टर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे ऐसे, ठीक है, ये क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, स्पेंडल फाइबर से। स्पेंडल फाइबर कहाँ से निकलेंगे, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम या बोल सकते हैं सेंट्रियोल, ये काम क्या करना इनका काम था, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। तो जो भी सेंट्रोसोम से जो भी एस्टर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं वो कहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे जो सेंट्रियोल हैं उनके स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस बोलेंगे, ठीक है। अगर एस्टर की जगह एनेस्टर होता तो वो किस में होता, प्लांट्स में होता, लेकिन एस्टर है तो इसका मतलब एनिमल सेल की बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, cell at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucellus and the nuclear envelope। अगर प्रोफेज के एंड में माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल के अंदर ना कोई गोल्गी अपरेटस आपको सही से दिखेगा, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे, ना ही न्यूक्लियोलस दिखेंगे, ना ही न्यूक्लियर इन्वॉल्व दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अर्ली प्रोफेज का है। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस है, जो बीच में बड़ा सा दिख रहा है ना ये न्यूक्लियस है, क्योंकि ये क्या है, काइरोकाइनेसिस का पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो थोड़ा सा बड़ा करके न्यूक्लियस को दिखाया गया है, ठीक है। बाकी ये साइटोप्लाज्म है, ये देखिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर के इन्वॉल्व है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम लेट प्रोफेज में देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गए, रप्चर हो गए, और जो अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, जो भी बने हैं डीएनए के, यहाँ पे डुप्लीकेट हुए, ये कैसे थे, अनटैकल थे, लेकिन आप देखिए लेट प्रोफेज में, एंड ऑफ द प्रोफेज में देख रहे हैं कि कंडेंस्ड हो गए हैं पूरी तरीके से एकदम, ठीक है। आगे देखते हैं, मेटाफेज के बारे में देखते हैं। The complete disintegration of the nuclear envelope mark the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell. ठीक है, अगर पूरी तरीके से completely nuclear envelope क्या होंगे, पूरी तरीके से टूट गए हैं, ठीक है, एकदम खत्म हो गए हैं, जैसे ये ब्रेक हो गया है, तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग है। आप दिखा रहे हैं किसके बाद कौन फेज आएगा, मेटा फेज आएगा, किसका, माइटोसिस का, ठीक है। और कहाँ स्प्रेड हो गए हैं ये सारी चीज़ें, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व वगैरह सब कुछ स्प्रेड कहाँ हो गई, साइटोप्लाज्म में हो गई है सेल के, ठीक है। बट दिस स्टेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड देन कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। इस स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो पूरी कंडेंस्ड हो गए हैं पूरी तरीके से, अब इसको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दिस देन is the stage at which morphology of the chromosome is most easily study। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भी किसी भी सेल के क्रोमोसोम या उसके मॉर्फोलॉजी को देखना है तो हम मेटाफेज वाले स्टेज में उसको इजीली माइक्रोस्कोप से विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मेटाफेज है इसकी शुरुआत ही कैसे हो रही है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियस का जो इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से टूट जाए। जब बाहर का ही दरवाजा टूट जाएगा तो अंदर का मटेरियल ऑलरेडी क्या होगा, विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम की वो इजीली विजिबल है, कब, मेटाफेज में है, ठीक है।
At this stage, the metaphase chromosome is made up of two sister chromatin which are held together by a centromere. ठीक है, इस स्टेज में हम बोलते हैं कि जैसे ये क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा, अब ये क्रोमोसोम है तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिन, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिन है, दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है, या सेंट्रोसोम बोल सकते हैं. स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर. जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये क्रोमैटिन हो गई, ये जुड़ी है किससे, सेंट्रोमियर से, इनके ऊपर क्या है, दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक ही सेंट्रोमियर है लेकिन इसके ऊपर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं. अब ये काइनेटोकोर ही है जो क्या कर रहा है, यहीं से निकल रहा है, क्या बोल सकते हैं, जो माइटोटिक एपरेटस बन रहा है, जो निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर तक जा रहे थे, एस्टर कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम से, इसी काइनेटोकोर से. ठीक है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट है. दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, जो काइनेटोकोर है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी जगह है जहाँ से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा जा रहा है. ठीक है, जो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके से क्रोमोसोम है. ठीक है, ये देखिए क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है. यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, डिस्क लगी है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं. इसमें से कुछ इस तरीके से एस्टर निकल रहे हैं. ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं स्पिंडल फाइबर से. कहाँ है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल के पास है, वहाँ पे जुड़ रहे हैं. ठीक है, तो यही बना रहे हैं, यही कहाँ, यही साइड दे रहे हैं, बोल सकते हैं काइनेटोकोर ही साइड दे रहे हैं कि तुम क्रोमोसोम से जुड़े रहो. जो भी स्पिंडल फाइबर है किससे जुड़ रहे हैं, काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं क्रोमोसोम के. ठीक है, आगे देखते हैं. Hence the metaphase is characterized by the all the chromosome coming to lie equator when one chromatic of the each chromosome connected by its kinetochore to a spindle fiber from one pole and its sister chromatic connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. ठीक है, जो मेटाफेज स्टेज होगा ये करेक्टराइज्ड ये है कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे. ठीक है, सेंट्रियोल तो यहीं पे प्रेजेंट होंगे और सारे यहाँ पे बोल सकते हैं जो काइनेटोकोर होंगे ये इस तरीके से क्या देंगे, साइड देंगे, जो क्या करेंगे से बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहे. और सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आके लाई कर जाएंगे, इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे. और काइनेटोकोर से ही जो भी सिस्टर क्रोमैटिन है या बोल सकते हैं जो भी इनमें से एस्टर निकल रहे हैं कहाँ जुड़ रहे हैं, जाके स्पिंडल फाइबर पे कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोसोल में प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर, वहाँ से जुड़ रहे हैं. ठीक है, तो इक्वेटर पे आ गए. The plane of the alignment of the chromosome at metaphases refers to as the metaphase plate. ठीक है, जो भी plane of alignment है मीन्स के सेल में बोल सकते हैं सारे जितने भी क्रोमैटिड थे या क्रोमोसोम थे कहाँ पे आके लाई कर रहे हैं, इक्वेटर पे आके लाई कर रहे हैं. ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं. ठीक है, द की फीचर ऑफ द मेटाफेज, जो मेन बातें क्या हैं मेटाफेज की, देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोसोम या फिर बोल सकते हैं क्रोमोसोम. ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही या सेंट्रोसोम ही क्या दे रहा है यहाँ पे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर बोल रहे हैं. तो जितने भी स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ रहे हैं, कहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, सेंट्रियोल से आएंगे और कहाँ आके जुड़ रहे हैं, काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं. जो भी क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे ठीक है वहाँ पे आके जुड़ रहे हैं. क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल. जो क्रोमोसोम है ये कहाँ मूव किए हैं, ये मूव करके आ गए हैं पूरा यहाँ पे इक्वेटर पे आ गए हैं. ठीक है, लेकिन अभी भी ये बोल सकते जो पोल है, यहाँ पोल पे कौन है, सेंट्रियोल है. सेंट्रियोल के पास क्या है, स्पिंडल फाइबर है. यही स्पिंडल फाइबर किसको जोड़े हैं, जो क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर है उनको क्या अभी भी जोड़ के रखे हुए हैं. ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम है वो कहाँ आ गए हैं, सेल के इक्वेटर पे आ गए हैं. इसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं या फिर मेटाफेज प्लेट बोलेंगे. लेकिन अभी भी ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से. ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्टेज होगा कब, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज. अभी एडजस्ट कर रहे हैं, अभी आने की कोशिश कर रहे हैं का इक्वेटर पे. यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम है. ठीक है, ये दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है. यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिन, ये दूसरी हो गई यहाँ पे डिस्क. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइट है, इससे क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं एस्टर कहाँ से जुड़ रहे हैं या स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ रहे हैं, सेंट्रियोल से जुड़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे मेटाफेज वाली प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी क्रोमोसोम है सब आके इक्वेटर पे लाई कर गए हैं. लेकिन अभी भी जो इनका काइनेटोकोर है इसमें से जो स्पिंडल फाइबर अभी भी इनको जोड़े रखा है कहाँ पे, सेंट्रियोल से. ठीक है, अपोजिट पोल दोनों से जोड़ के रखा है. आगे चलते हैं, एनाफेज की बात करते हैं. शॉर्टेस्ट फेज होते हैं. एट द वंस ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिन नाउ रिफर्स टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगेन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट पोल. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनाफेज में तो जितने भी क्रोमोसोम हैं मेटाफेज के ये क्या होंगे, ये इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे. मीन्स ये टूट जाएंगे, बोल सकते हैं ये क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे. ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे
ये दोनों क्या थे, साथ में थे। जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए साथ साथ में थे, साथ साथ में थे। अब देखिए क्या हो गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, ये देखिए रेड अलग हो गया, ठीक है, ब्लू अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये उधर अलग हो गए, अपोजिट अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट हो गए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या हो गया, ये सब टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, और अपोजिट अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, माइग्रेट करके चले जाएंगे। इसी को बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बिगिनिंग है। ठीक है, ये शुरुआत है अलग होने की, कि एक सेल के अंदर अब सारी चीजें क्या हुई, बट रही हैं। क्यों बट रही हैं, क्योंकि आगे यही सेल क्या करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी चल रही है अभी। As each chromosome move away from the equator plate and the centromere of each chromosome remain directed towards the pole and hence at a leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। ठीक है, कि जो हर क्रोमोसोम थे अब क्या कर रहे हैं, टूटने के बाद कहाँ से टूटे हैं, ये जो मेटाफेज वाले प्लेट है यहाँ इस वाले फेज में, यहाँ पे एक साथ थे, लेकिन जैसे ही एनाफेज आया ना तो क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग सब क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होके कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए। लेकिन अभी भी क्या है कि जो भी यहाँ पे सेंट्रोमियर है दोनों ही क्रोमोसोम के बीच में, जो भी सेंट्रोमियर अटैच्ड है, ये क्या है, बोल सकते हैं कि डायरेक्टेड कहाँ कर रहा, पोल की तरफ कर रहा। और इसके पीछे आपको जो आर्म है, किसी का बड़ा आर्म है, किसी का छोटा, जैसे मैंने कल बताया था कि जो क्रोमोसोम है अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा मिडिल से अवे चला गया तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। अगर वो एकदम बोल सकते टर्मिनल पे है तो टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, लेकिन टर्मिनल से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, कब, एनाफेज में देखने को मिलेगी। थर्स द एनाफेज स्टेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, एनाफेज में क्या क्या होता है उसको देखिए। मेन सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट। अगर ये सेंट्रोमियर टूटा नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर टूटा नहीं होता तो ये क्रोमैटिड कैसे अलग होते। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा है, बीच में ही क्या है, सेंट्रोमियर है, लेकिन साइड में इस कोने और इस कोने कौन है, काइनेटोकोर है। यही क्या कर रहा है, इधर वाले सेंट्रियोल के साथ स्पेंडल फाइबर बना रहा है, इधर वाले सेंट्रियोल के साथ बोल सकते हैं स्पेंडल फाइबर बना रहा है। लेकिन अचानक इतना तनाव आ गया मेटाफेजिक प्लेट पे कि ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर ही क्या हुआ, टूट गया, ऐसे टूट गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक क्रोमैटिड इधर हो गए, दूसरा क्रोमैटिड इधर चला गया। तो ऐसे इनके साथ हुआ है कि यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ज़्यादा ही इन पे प्रेशर लग गया होगा, ये क्या हो गया, टूट गए। इधर आ गए एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड इधर चला गया। तो क्या हो गया, ये कैरेक्टराइस्टिक है किसके, एनाफेज के, कि यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। माइटोसिस के एनाफेज की बात की गई है। और क्रोमैटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए, कहाँ चले गए, दूसरे पोल पे चले गए। देखिए क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए एनाफेज में कि पहले कैसे था, मेटाफेज में इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे जैसे सेंट्रोमियर टूटे तो इधर एक चला गया, इधर क्रोमैटिन एक एक चले गए, इधर इधर चले गए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अभी भी जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो टूटा है। सेंट्रोमियर टूटते ही क्या हुआ कि हाफ क्रोमैटिड इधर चले गए, हाफ क्रोमैटिड इधर अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी ये सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं, टेलोफेज की बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ काइरोकाइनेसिस, दैट इज द टेलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड द रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अगर हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं काइरोकाइनेसिस की, कौन है, टेलोफेज है। मतलब कि काइरोकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन का आखिरी स्टेज जो है वो है टेलोफेज। अब इसकी शुरुआत में ही हम देखने को पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अपोजिट पोल में। एनाफेज वाले के बाद कौन आएगा, टेलोफेज। अगर हम शुरुआत से देखते हैं, अरे यहाँ पे सारे क्रोमोसोम क्या है, अपोजिट पोल पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स जो हाफ आप क्रोमैटिन बोल सकते हैं, एक एक क्रोमैटिन जो चले गए हैं कहाँ, दूसरे पोल्स पे, अब क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी बोल सकते हैं जो इंडिविजुअलिटी है उसको खो देंगे। डीकंडेंस का मतलब क्या हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, यहाँ पे सब एक हो जाएंगे। यहाँ पे जो इनकी इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो जाएगी अब। ठीक है, टेलोफेज में। आगे देखते हैं, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन इन ईच सेट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू द कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। ठीक है, जो भी हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब तक कहाँ देख रहे थे, एनाफेज में, जब सेंट्रोमियर टूटा हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। ठीक है, लेकिन टेलोफेज में आते ही इनकी जो इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो गई, ये डीकंडेंस्ड हो गए फिर से। ठीक है, ये डीकंडेंस्ड हो गए। और इसके बाद अब अगर हम क्रोमैटिन मटेरियल को देख रहे हैं, अगर हम क्रोमोसोम की मटेरियल को देख रहे हैं पोल पे, तो अब यहाँ पे हमें कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है,
दिस इज द स्टेज वेयर विच सो दैट द फॉलोइंग की इवेंट, ये ऐसा स्टेज है यहाँ पे कुछ हमें की इवेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट। क्रोमोसोम क्लस्टर का मतलब क्या हुआ, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअलिटी है लूज कर रहे क्रोमोसोम, ठीक है, कहाँ पे, पोल्स के पास। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पेंडल पोल एंड दियर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्लस्टर के फॉर्म में आ जा रहे हैं, एकजुट हो जा रहे हैं, और ये अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, कहाँ पे, जो पोल्स है उनके पास। न्यूक्लियर इन्वॉल्व डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है वो कहाँ बन रहे हैं, इन क्रोमोसोम की साइड साइड में बन रहे हैं, किनारे बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनेगा, ये सेंट्रोसोम को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो तो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है, उसको छोड़ दो, ठीक है, इस सेंट्रोसोम को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, इस इनके ऊपर क्या बन रहा है, न्यूक्लियर का इन्वॉल्व बन रहा है, बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बन रहा है या कवरिंग बन रही है न्यूक्लियर की, ठीक है। और ये क्लस्टर हो रहे हैं क्रोमोसोम कहाँ पे, हर पोल पे, दोनों, ये दो पोल है, एक उधर वाला पोल, एक इधर वाला पोल, ठीक है। अपोजिट पोल पे क्या हो जा रहे हैं, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, मतलब कि खत्म कहाँ हुए थे, प्रोफेज में हुए थे, ठीक है, टूट फूट गए थे, नहीं दिख रहे थे, विजुलाइज नहीं होते माइक्रोस्कोप से। लेकिन टेलोफेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियोलस हो गए, गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, या फिर बोल सकते हैं ER फिर से बनना स्टार्ट हो गए। तो देखिए टेलोफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गया, अपोजिट चले गए, अपोजिट पोल पे कहाँ चले गए, जो भी क्रोमेटिड थे अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है। जैसे हम टेलोफेज में आए, देखा कि सब कुछ बटा हुआ है, अब अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको क्लस्टर कर दे रहे हैं, इसको क्या किया गया, क्लस्टर हो गए, एक फॉर्म में हो गए। अब क्लस्टर हो गए, एक फॉर्म में हुए, इनके ऊपर क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो गया टेलोफेज में। इधर वाले भी क्लस्टर हो गए, इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो गया, साथ में जो न्यूक्लियस थे, गोल्गी अपरेटस था, इसके अलावा ER थे, कि फिर से दोबारा बनना स्टार्ट हो गए टेलोफेज में, ठीक है। आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब बंटवारा, डिवीजन, ठीक है। Mitosis accompanies not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm is called cytokinesis, at the end of which the cell divide get completed, ठीक है। माइटोसिस में ना ही केवल सेग्रीगेशन होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का, क्योंकि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्रोमोसोम बना है, यहाँ पे भी बना है, ठीक है। यहाँ पे केवल सेग्रीगेशन ही नहीं होता माइटोसिस में, मिस कैरोकाइनेसिस ही नहीं होता, मिस डॉटर न्यूक्लियाई ही नहीं बनते, इसके अलावा क्या होता है, सेल खुद अपने साइटोप्लाज्म को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ये तो अभी सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देखिए यहाँ पे टेलोफेज में कि न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस। लेकिन अब सेल साइकिल में क्या होगा, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेंगे, तब जाके पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट कहा जाएगा। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सेल डिवीजन होते समय एक सेल में क्या हो, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो रेशियो हो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टैप्टम हो गया, ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उनमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो भी हम कोकोनट वाटर पीते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या है, ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियस ही हैं जो कि डिवाइड किए हैं, ठीक है। आप पैरामीशियम में देखेंगे, आप वहाँ पे उसके सेल बॉडी में देखेंगे, आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे, तो ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम बोले अच्छा सा सेल डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब कैरोकाइनेसिस हो गया, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं सेल के अंदर, अब क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, मैं साइटोप्लाज्म जल्दी से बंटवारा कर ले, ताकि जो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो वो फिर से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ द फेरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो फेरो होता है, या फिर बोल सकते हो जो गड्ढा होगा, कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मान लीजिए जो देखिए टेलोफेज में केस सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल सेल है यहाँ पे क्या होगा, इधर से इस तरीके से गड्ढा होता रहेगा, अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मींस साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल ऑर्डर, ठीक है, अंदर की तरफ हो रहा है एनिमल सेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि इनके पास तो कोई सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में, तो क्या होगा, बाहर से क्या होगा, धंसता हुआ अंदर आएगा और क्या करेगा, एक से दो सेल बना देगा, ठीक है, एनिमल सेल में। आगे देखते हैं, द फेरो ग्रेजुअली डीपेन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन टू द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल, ठीक है। जो बाहर से एनिमल सेल में इस तरीके से फेरो आएगा और पूरा यहाँ पे चला जाएगा कहाँ, सेंटर तक, और साइटोप्लाज्म को दो सेल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, एनिमल सेल में हो रहा है। बट अब प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सेसिबल सेल वॉल
देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, जो प्लांट सेल हैं उनके पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल थोड़े हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इनमें जो साइटोकाइनेसिस होती है दूसरे मेथड से होती है। देखिए कैसे होती है। इन प्लांट सेल द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ होगी, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी और बाहर तक चली जाएगी ताकि सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मीन साइटोप्लाज्म क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर स्टार्टिंग करते बाहर से तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थे जो कि क्या है, हार्ड है, उनको तोड़ना मुश्किल है। तो इनमें जो भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, किसमें, प्लांट सेल में। आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमिना बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, जो फॉर्मेशन होगी नए सेल वॉल की, कहाँ से शुरुआत होगा, मिडिल लैमिना से। ये क्या है, बोल सकते हैं सेल प्लेट है जो कि रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल लैमिना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल होंगे एडजेसेंट सेल में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल लैमिना प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, इनका सेल वॉल अलग से बनाएगा, इनका अलग से बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रिकर्सर है, सेल प्लेट क्या है, प्रिकर्सर है या शुरुआत कराते हैं किसका, सेल वॉल की फॉर्मेशन का इन दी प्लांट सेल। ठीक है, अब सबसे खास बात देखिए, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे जो ऑर्गेनल्स है कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें जो हैं ये न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट थी वो तब डिवाइड हो गई। ठीक है, टेलोफेज में सब कुछ क्या हो गई, सेपरेट हो गई। लेकिन जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो जो भी ऑर्गेनल्स हैं, स्पेशली कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये कब अपने आप को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब सेल में कब अपने आप को, मान लीजिए ये जो सेल है ना, इसमें 2 माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, 2 यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है, लेकिन जैसे साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होंगे, अगर प्लांट सेल हैं तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी दोनों सेल में। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म काइरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस रिजल्ट विद द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनेसिटियम। एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। ठीक है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जिसमें काइरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। काइरोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक सेल में ही क्या होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनिसिटियम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनिसिटियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये कंडीशन देखने को मिलती है जो भी हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं, ये क्या है, जो लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर है, इसमें क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियस डिवाइड किए हैं। इसके अलावा इसका एग्जांपल है टैप्टम। ठीक है, वो भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पॉलीपोलाइडी शो करता है। ठीक है, ये देखिए इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज में ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इंटरफेज क्या, रेस्टिंग फेज है। जब इसको, इस सेल को जब डिवीजन हो गया पूरी तरीके से, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ क्या हो गया, डिवाइड हो गए, तो इस तरीके से बन जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, फिर इनको अगर सेल डिवीजन करना है तो जाएंगे इंटरफेज में, फिर सारी कहानी क्या होगी, इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अच्छी बातें क्या है माइटोसिस की, क्यों माइटोसिस होता है बॉडी में। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। जो माइटोसिस है या इक्वेशनल डिवीजन है, इसका रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, सिर्फ कहाँ तक हो सकता है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉयड सेल में ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब देखिए, हाउएवर इन दिस सम लोअर प्लांट इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ लोअर प्लांट है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, या एग्जांपल है कुछ इंसेक्ट्स हो गए, जैसे अभी यहाँ पे दिया था मेल हनी बी। ठीक है, उसमें क्या था, उसके क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड वाले फॉर्म में थे। जब भी उसको माइटोसिस करके गैमेट बनाना होगा, जब भी उसे गैमेट बनाओगे माइटोसिस करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं जो माइटोसिस है जनरली हम यूजुअली कहाँ देखते हैं, जो भी डिप्लॉयड सेल होते हैं उनमें देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स हो गए, साथ में कुछ ऐसे सोशल इंसेक्ट हैं जो हैप्लॉइड सेल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, माइटोसिस करके अपने आप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो माइटोसिस का डिवीजन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। क्या आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट थे, बताइए। अगर हम बात करें बी की, बी में जो फीमेल थी, फीमेल बी की बात करते, क्वीन की बात करते, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना था, 32 था। लेकिन मेल की बात करेंगे, उसके पास कितने थे, 16 थे। जब ये इसके साथ मेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपना ये मियोसिस करके क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी। ठीक है, 16 वाले जो भी इसके
ओवा होंगे, एग होंगे, वो कैसे होंगे 16 क्रोमोसोम होंगे, मियोसिस करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेल वाला है, ठीक है, जो मेल हनी बी है, ये क्या करके माइटोसिस करके अपने गैमेट्स बनाएगा। जो भी इसके स्पर्म बनेंगे उसमें क्या होगा 16 क्रोमोसोम होंगे, माइटोसिस करेगा। आगे चल के फिर से यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पे बनेंगे वर्कल स्टेराइल बी, फीमेल ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 32 हो जाएगा। हमेशा जो हम इसको पढ़ चुके हैं किसमें, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, कि जब भी 32 क्रोमोसोम दिखा तो इसका मतलब वो फीमेल है, लेकिन जब 16 क्रोमोसोम होंगे वो मेल वाले हनी बी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। लेकिन अगर क्वीन हो गई या फिर वर्कर बी, स्टेराइल वर्कर बी, स्टेराइल बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, वर्कर स्टेराइल हनी बी जो हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है पार्थेनोजेनेसिस। चाहे क्वीन हो चाहे वर्कर स्टेराइल हनी बी हो, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा 32 होगा, ये आगे माइटोसिस करके क्या करेंगी, अपने जैसे एक दूसरा हनी बी बना देंगी फीमेल वाली। ठीक है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगा। तो ये माइटोसिस की ही हेल्प से पार्थेनोजेनेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जब भी ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ये क्या करेंगे, माइटोसिस करके बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जो माइटोसिस है, इनसे जो भी डॉटर सेल बनते हैं उनका जो भी बोल सकते क्रोमोसोम नंबर होता है सेम होता है, कैसे, पेरेंट के। मान लीजिए ये 2n है, ठीक है, इनका क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जब भी माइटोसिस किए तो जो भी इनके डॉटर सेल बने इनमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा, और क्या होंगे 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो सेम होंगे, जितना पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर उतना ही सेम क्या होगा डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे, तभी इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ हुआ है किसकी वजह से हुआ है, माइटोसिस की वजह से हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे बोल सकते हैं मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, कहाँ से अराइज हुए हैं, एक सिंगल सेल से अराइज हुए हैं। ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में इतने सारे सेल कैसे बढ़ रहे हैं, माइटोसिस की हेल्प से ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब भी सेल का ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के बीच में क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक जो भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, इनके बीच का जो भी रेशियो है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है, क्योंकि सेल क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली क्या ग्रो करके साइटोप्लाज्म को बढ़ाता जा रहा है। तो जो भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म का जो भी रेशियो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है। ठीक है, इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसीलिए जरूरी है कि सेल डिवीजन होना, जब भी सेल ग्रो करेगा तो उसको सेल डिवीजन होना जरूरी है, ताकि वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो उसको क्या कर सके, रिस्टोर कर सके। ठीक है, अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। जब भी सेल डैमेज हो जाता है, चाहे हमारे गट का, ठीक है, या फिर स्किन का ही कोई सेल क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर देखते कुछ टाइम बाद वहां पे फिर से नए सेल आ जाते हैं, स्किन फिर से रिकवर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। ठीक है, the cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut, blood cell are remain constantly replaced। ठीक है, जो भी सेल होगा अपर लेयर, हमारी स्किन का एपिडर्मिस हो गया, या फिर जो हमारे गट है, जितनी भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो भी अंदर वाले जो सेल्स है, अगर डैमेज हो जाते कभी कभी फिर से वो रिपेयर होते, किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। और जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या होता है, रिप्लेस होते जाते हैं। मतलब कि जो आरबीसी है 120 दिन का उसका लाइफ स्पैन है, तो वो फिर से दोबारा कैसे बनती है, माइटोसिस की हेल्प से ही बनती है। ठीक है, mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of the plant throughout their life। ठीक है, जो माइटोसिस डिवीजन प्लांट की बात करते हैं किसकी वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट जीवन भर क्या कर रहा है, सेल डिवाइड करके अपना ग्रोथ कर रहा है। जब भी हम देखते हैं कि प्लांट क्या हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके रूट की भी बोल सकते हैं रूट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, एक तो एपिकल टिप पे प्रेजेंट है शूट के, और एक दूसरा एपिकल रूट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहे हैं, इस प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं। इसके अलावा जो लैटरल कैम्बियम है ये प्रेजेंट होता है, स्पेशली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स में, वहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है जनरली। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में, वहाँ पे जो लैटरल कैम्बियम है ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, जो हम देखते हैं ना कि प्लांट की ग्रिथ बढ़ गई है, मीन्स प्लांट का ग्रिथ का मतलब है कि उसका मोटापा बढ़ गया, किसकी वजह से हुआ, लैटरल कैम्बियम की वजह से हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट का ग्रोथ कराते रहते हैं पूरे लाइफ तक। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ, कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास
नई एनसीईआरटी तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी जगह, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी के 1 दिन और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। मियोसिस वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे विद समरी और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।